खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन अकल से ज्यादा आज के दौर में पैसा चाहिए। जेब में पैसा है तो परीक्षा से पहले पेपर भी मिलेगा, पैसा है तो परीक्षा में आपकी जगह पेपर देने भी कोई चला जाएगा, पैसा है तो परीक्षा में आपको कोई पेपर करा भी देगा। सिर्फ राजस्थान नहीं, देश के लगभग हर राज्य में परीक्षा के यही हालात। और सवाल यह है कि नकल विरोधी कानून क्या सच में नकल और पेपर लीक को रोक सकता है? क्योंकि आज नकल कानूनी तौर पर अपराध है और जमीनी तौर पर कारोबार है, जिसके लिए पूरा रैकेट है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लोग शामिल होते हैं, नकल रोकने वाले जिम्मेदार शामिल होते हैं। तो फिर इसको रोका कैसे जाएगा? 1992 से राजस्थान में परीक्षा में नकल के खिलाफ कानून है। हर साल 15 से 20 लाख रुपए कॉलेज परीक्षाओं में, सिर्फ कॉलेज परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए खर्च होते हैं, जिनको शब्द इस्तेमाल होता है फ्लाइंग आ जाएगी, फ्लाइंग होती है, उन पर यह खर्च होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी साल दर्जन भर भी सही इस तरीके के नकल करने वाले लोगों के लिए सजा हुई हो? आपने नहीं सुना होगा। लेकिन अब सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठ रहे हैं। ये बच्चों को नौकरी दिलाते हैं और इसलिए इससे जुड़ा रैकेट अमर बेल की तरह बढ़ रहा है। राजस्थान सरकार नया कानून लेकर आने की तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कानून को इतना कठोर बनाया जा सकता है कि नकल करने वाले और करवाने वालों की रूह कांप जाए? आज बात इसी मुद्दे पर। कानून जो ला रहे हैं असेंबली के अंदर इसको रोकने के लिए, वही कड़ा कानून लेके आए हैं। जो गुंजाइश नहीं रहे राजस्थान के अंदर। देखिए पिछले 10-15 साल हम देख रहे हैं कि एक तो कई तो जुडिशरी में अटक जाते हैं कई बार मामले। जरा सोचिए, अभ्यर्थी पहले तैयारी करते हैं परीक्षा की, फिर परीक्षा की तारीख के लिए आंदोलन करते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, फिर परीक्षा के अंदर हुए फर्जीवाड़े के खिलाफ आंदोलन करते हैं, फिर परिणाम के लिए आंदोलन करते हैं, फिर कोर्ट में जंग लड़ते हैं और फिर उसी परीक्षा के लिए फिर से तैयारी करते हैं, क्योंकि नई तारीख आती है। युवाओं का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य इसी चक्रव्यूह में फंसा है। लेकिन क्या इस चक्रव्यूह को नए कानून के जरिए तोड़ा जा सकता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र नरूका जी, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी। हमारे साथ बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव मौजूद हैं। शिक्षाविद के तौर पर प्रोफेसर नरेश मलिक जी मौजूद हैं और सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी मौजूद हैं। उपेंद्र, आपके साथ मैं इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। वर्तमान स्थिति में जरा बताइए, बीते 2 सालों के अंदर राजस्थान में कौन कौन सी परीक्षाएं जिनमें नकल हुई, पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों का भविष्य रुका और अब वो सोच रहे हैं कि कठोर कानून आए तो कम से कम आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों के भविष्य को थोड़ा सिक्योर किया जा सके। देखो, 29 दिसंबर 2019 को लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ, कई अपराधियों के नाम आए, कोचिंग मालिकों के नाम आए और फिर आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया कि पेपर कहां से लीक हुआ, कौन सरगना था। इसके बाद दिसंबर 2020 में JEE डिग्री का पेपर लीक हुआ, वो रद्द हो गई। उसके बाद दोबारा हो गई, दोबारा ज्वाइनिंग मिल गई, लेकिन उसका भी खुलासा आज तक नहीं हो पाया। पूर्ववर्ती सरकार में जेल प्रेरी का मामला हो, चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती का मामला हो, इस दरबार में SI का मामला, बीकानेर से पाली आ गया पेपर, 12 लोग गिरफ्तार हो गए, तो हर मामले दबाए गए, अभी खुलासा नहीं हुआ। इसलिए तो लगातार हम मांग करें कि CBI की जांच करवाई जाए, जिससे गिरोह का पता चले, संरक्षण कौन नेता दे रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए। लगातार पिछले 1 साल से हम संघर्ष कर रहे थे कि कठोर कानून लाया जाए। 23 फरवरी 2021 को जो रात 12 बजे समझौता हुआ था, उसमें बिंदु नंबर 17 पे सरकार ने लिखित भी दिया था कि हम सिस्टम स्थापित करेंगे, लेकिन 1 साल लगा दिया कानून लाने में। शायद ये कानून पहले आ जाता तो 26 लाख रीट के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा कुटारघात नहीं होता। चाहे SI भर्ती हो, चाहे लाइब्रेरियन JEE हो, सारे बेरोजगार आज खून के आंसू रो रहे हैं। आखिरकार इस गैंग को खत्म करना होगा। हम चाहते संपत्ति जब्त की जाए, हम चाहते उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, हम चाहते फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी सुनवाई हो। उदाहरण देना चाहूंगा, लाइब्रेरियन का जब पेपर लीक हुआ
पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये कोचिंग के ये लोग शामिल है, संदीप नेहरा, शिव भगवान, ये लोग इसमें अपराधी है। लेकिन मामला इतना ढीला हो गया कि अब वो अपराधी नहीं है, वो जेल से बाहर आ गए। तुरंत सुनवाई होगी तो वो उस कानून का पांदा में अंदर रहेंगे। गैर जमानती कानून होना चाहिए। तो तमाम मांगों के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को सरकार ने घोषणा कर दी थी कानून लाने की, लेकिन उसको लाने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि देरी की वजह से आज बेरोजगारों के सपने टूट रहे हैं, आज बेरोजगार रो रहे हैं। तो सिस्टम को सुधार करना होगा। युवाओं के नाम पर राजनीति करने के बजाय सीबीआई की जांच भी देनी चाहिए और कठोर कानून ऐसा लेके आना चाहिए, अपराधियों में डर होना चाहिए। मुझे याद है कि जुलाई 2018 में जब मुझे बताइए, राजस्थान के अलावा गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और भी कई राज्य हो गए, यूपी हो गया, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, फर्जीवाड़ा हुआ, किस मामले की जांच सीबीआई कर रही है? वहां नहीं हुई, लेकिन यहां तो करवाना चाहिए ना। राजस्थान का बेरोजगार मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि अलवर के परिजन चाहेंगे तो हम जांच देंगे, जांच दी। आज राजस्थान का बेरोजगार चाह रहा है कि खुलासा होना चाहिए। अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन क्यों भागा छोड़ के? क्या सीबीआई ने अलवर मामले की जांच शुरू कर दी? क्या उसको एक्सेप्टेंस मिल गई है? देखो, अब इस मामले में भर्ती रद्द हो चुकी है ना। 6 महीने लगे, साल भर लगे, 5 साल लगे, क्योंकि भर्ती तो प्रभावित होने वाली नहीं है। सरकार बयान दे रही है कि प्रभावित होगी। जब भर्ती रद्द हो गई तो प्रभावित कैसे होगी? जब खुलासा होगा तब हो जाएगा। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो मंत्रियों के नाम आ रहे हैं उनको हटाना चाहिए, जांच देनी चाहिए। आज बेरोजगार हो रहा है, इसलिए जांच करवानी चाहिए। सरकार को आगे आके जांच करानी चाहिए। ठीक है आरसी चौधरी जी, क्योंकि लंबे वक्त से सुना जा रहा है, लगभग 1 साल से तो हम भी सुन रहे हैं कि कठोर कानून लेकर आएंगे। हालांकि इस विधानसभा के अंदर बाकायदा एक कठोर कानून की बात हो रही है जिसको लाया जाएगा। लेकिन सर, वाकई में अगर कठोर कानून को लाना था तो अध्यादेश के जरिए भी लाया जा सकता था। 6 महीने की तो वैलिडिटी उसकी होती है, बजट सत्र में उसको पारित कर लेते। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से पूरे देश का जब सिनेरियो देख रहे हैं, अगर आप संसद को देखेंगे तो संसद में जिस प्रकार से जो बिल लाए गए, उन बिलों के ऊपर ना चर्चा की गई, ना स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। आपने कहा अध्यादेश के माध्यम से ले आना चाहिए था, लेकिन अगर अध्यादेश के माध्यम से ले आते तो मुझे लगता है कि जो हमारे विधिवेता हैं, जो हमारे जो विपक्षी दल हैं, तमाम लोगों के साथ में संवाद हो के एक जो बेहतर बिल आए जिसके अंदर त्रुटियां ना हो और इस प्रकार की पुनरावृत्तियां ना हो, इसके लिए जरूरी है कि समय के साथ में और बेहतरीन तरीके से लाया जाए। और मुझे लगता है इसी मंशा के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने, लेकिन मैं ये बात आगे इसमें सिलसिला जोड़ना चाहूंगा। उपेंद्र यादव जी ने कहा कि इस तरीके की जो बातें हैं निश्चित रूप से इस पूर्ववर्ती सरकारों में और जो अलग अलग राज्यों का जो जिक्र किया, और उस पर जाके मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, लेकिन देश के अंदर कोई भी राज्य एक ऐसे मॉडल के तौर पे नहीं है जहां पे इस प्रकार के सरगनाओं को और गिरोह को सजा मिली हो। एनटीए की गठन किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी केंद्र की सरकार ने गठन किया, जिसमें 12 महत्वपूर्ण एग्जामों को आहूत किया जाता है। 40-40 लाख रुपए का नीट का पेपर, आपने देखा कि राजस्थान के अंदर ये खबरें आई, और जेईई मेंस के अंदर बाहर दूर बैठ के कंप्यूटर पे और नंबर टॉपर पे आ रहे हैं। अच्छा, रेट का पेपर कितने में बिका है? मैं ये कह रहा हूं कि जो मीडिया के माध्यम से जो आई, आपके जैसे जो चैनल है, दूसरे अखबार हैं, उनके अंदर यही राजस्थान के अंदर नीट के पेपर की लीक की तमाम सब चीजें खबरें आई, इसलिए मैं उस बात का जिक्र किया हूं। खरीदना और बेचना नहीं, कम से कम ये जानकारी तो लगी गई होगी। तो राजस्थान के सर रेट का कितने का बिका था पेपर? मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें हुई, जो लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो एसओजी की टीम ने, एसओजी के एडीजी ने आपके मीडिया के सामने आके प्रेस वार्ता की, तमाम प्रश्नों के जवाब दिए, इसलिए फैक्ट्स के साथ में वो सब चीजें आपके सामने है। मुझे लगता है कोई भी राज्य की पुलिस इतनी गंभीरता के साथ में मीडिया के सामने आके तमाम मीडिया के प्रश्नों का जवाब देने का काम राजस्थान की पुलिस ने किया। क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनमें गैर जमानती अपराध हैं, जिनमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है। सर, पहले तो अगर मुमकिन है तो वो अपराध गिना दीजिए, क्योंकि ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि अगर तमाम कठोर कानून हो जाते हैं, क्या उसके बाद अपराध रुक जाता है? हालांकि कठोर कानून आना चाहिए, डर बना रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कौन कौन से अपराध जिनमें फांसी तक का प्रावधान है? देखिए, कठोर कानून आना अपने आप में कई बार मुलजिम के लिए लाभप्रद भी बन जाता है, क्योंकि लॉ है कि जितना कठोर कानून है उतनी ज़्यादा सुदृढ़ साक्ष्य की आवश्यकता होती है दोष सिद्ध करने के लिए। चाहे फांसी का प्रावधान हो, जिसमें ये कहा गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाएगी, चाहे डकैती के मामले हो, चाहे ठग बनने के मामले हो, चाहे रेप विद मर्डर के मामले हो, चाहे चाइल्ड रेप के मामले हो, और इसका आउटकम बहुत कम आता है। तो प्रश्न इस बात का नहीं कि कानून कितना कठोर है। कठोर कानून पर्याप्त कठोर होना चाहिए, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका इफेक्ट और उसकी व्यापकता अधिक होनी चाहिए। यदि सिर्फ कानून कागजों में है तो उसकी कोई मायने नहीं रखता। फांसी की सजा देने के बाद भी दिन प्रतिदिन रेप के केसेज और मर्डर के केसेज में कोई कमी नहीं आई है। अभी जो हमारे पास कानून है 92 का, वो निश्चित रूप से एक बहुत कमजोर सा कानून है। उसमें एक धारा है 3/6 जिसके तहत सजा दी जाती है। उसमें एक आदमी एक पर्ची देखकर नकल कर रहा हो, या मास कॉपिंग कराई जा रही है, या पेपर लीक किए जा रहा है, इनमें आपस में कोई भी फर्क नहीं है। और इसी का कारण ये है कि क्योंकि कमजोर है
तो इसलिए जो मास कॉपिंग के मैटर हों या पेपर लीकिंग के मामले हों या सामूहिक नकल करवाने के मामले हों या और कुछ भी गड़बड़ हो या कॉपीज में पैसे लेके अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ की जा रही है, नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, कंप्यूटर में नंबर में गड़बड़ की जाती है, उन सबसे मुलजिम बचकर निकल जाते हैं। सर, ये सवाल तो पूरा राजस्थान भी जानना चाह रहा है कि जो रीट के अंदर शामिल रहे 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार एसओजी ने किया है और अभी भी ना जाने ये कितनी लंबी लिस्ट होगी। सवाल मेरा ये है कि उस कानून के अंतर्गत, क्योंकि ये सब 1992 के अंतर्गत आएंगे सर, उस कानून के अंतर्गत इनको मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है? देखिए, इसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है और उसके बाद 5 साल की, कुछ मामलों में 5 साल की सजा का प्रावधान है जी। और इनके साथ अगर आईपीसी के अपराध लगाएंगे, 420 के, फर्जी रिकॉर्ड बनाने के या आईटी एक्ट के वायलेशन के या चोरी के, जैसे पेपर चोरी कर लिए, तो कुछ सजाएं हो सकती है। पर अपने आप में ऑर्गेनाइज गैंग के रूप में पेपर लीक कराना, गारंटी लेकर नंबर पास कराना, लोगों को इंस्टिगेट करना, वो सबके प्रावधानों का अभी ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। एक और सवाल का आप जवाब दे दीजिए। अब जो कानून आ रहा है, हम मान रहे हैं कि कठोरतम कानून मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर आएंगे, लेकिन वो इन पर तो लागू नहीं होगा, ये तो स्थिति स्पष्ट है। देखिए, आपराधिक मामले का सीधा सा आपराधिक कानून की सीधी प्रक्रिया है कि वो भूतलक्षी नहीं हो सकते। जो अपराध हो चुका है उस पर लागू नहीं होंगे, पर भविष्य में जो अपराध होंगे कानून लागू होने के दिन के और उसके बाद से जो अपराध होंगे उन्हीं पर वो लागू किया जाएगा। ठीक है सुधांशु जी, सर जो ये कानून आ रहा है राजस्थान में बच्चों के नजरिए से देखेंगे तो जरूरी है, लेकिन क्या सरकार के नजरिए से देखें तो क्या ये मजबूरी है? देखिए, मजबूरी तो इसलिए है कि जो पेपर लीक हुआ और पूरे राजस्थान में जिस तरह से बवाल मचा और उससे किरकिरी तो सरकार की हुई जी। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विजेंदर कि 1992 के अंदर नकल विरोधी कानून राजस्थान के अंदर मौजूद है, तब से लागू हुआ है जी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ पर नकल उद्योग को बंद करने के लिए राजनाथ सिंह के टाइम में ये कानून लाए और भैरू सिंह जी के टाइम में एज इट इज कानून को हम राजस्थान में लाए कुछ अमेंडमेंट के साथ यहाँ पर लागू कर दिया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी ऐसे बैठे हैं जो इस चीज़ के गवाह होंगे कि उस कानून का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। उसमें इतनी जो है वो लचीलापन है कि जो उसके अंदर कभी सजा नहीं हो रही है। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख ले तो चुनिंदा ऐसे लोग होंगे कि जिसमें उसमें सजा हुई होगी। सबसे पहली बात ये कि उसके अंदर पूरा आपको कोर्ट से जमानत है, यानी कि स्टूडेंट अगर वहाँ पे पकड़ में आ जाता है तो वो थाने से कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से जमानत है, फिर सजा का प्रावधान है। लेकिन केस इतने लंबे चलते हैं कि जो टीचर या फ्लाइंग स्क्वाड का आदमी पकड़ता है वो 3 साल बाद भूल जाता है। कोर्ट में जो है वो वकील सवाल पूछता है कि साहब उस दिन बताइए इसने कौन सी पैंट पहन रखी थी और कौन सा शर्ट पहन रखा था। टीचर जाते ही नहीं है, टीचर जाते नहीं इसलिए किसी को सजा नहीं होती है। तो ऐसा कानून किस काम का? 1992 से आप एक कानून को राजस्थान में लागू किए हुए हैं, तो सरकार को भी इस चीज पे सोचना पड़ेगा कि इसमें भले ही अमेंडमेंट कर ले। क्यों? क्योंकि अभी रीट का पेपर लीक हुआ है, इसलिए बवाल मचा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि जो है वो ट्रांसपेरेंसी हो और एक मजबूत कानून आए, लेकिन पहले भी तो मजबूत ही कानून आया था ना, उसका क्या हश्र हुआ? तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जो नया कानून वो ला रहे हैं या जो अमेंडमेंट के साथ इस कानून को सख्ती से लागू करने की बात कर रहे हैं वो वाकई सख्त कानून सर, हो। क्योंकि फर्स्ट इंडिया बहुत से संकेत देता है, पूरे राजस्थान को देता है। आपको क्या लग रहा है कि एक अमेंडमेंट आएगा 1992 का या एक फ्रेश बिल आएगा और उसके बाद 1992 का बिल नल एंड वॉइड होगा? ये देखिए विजेंदर, जितनी मेरी समझ है कि एक अपराध के लिए 2 या 3 कानून नहीं होते, एक अपराध के लिए एक ही कानून होता है। अगर कोई कानून मौजूदा स्थिति के अंदर अगर चल रहा है, वो लागू है, तो उसमें फिर अमेंडमेंट ही होंगे और तो उसमें जो कमियां होंगी सरकार चाहेगी कि अब इस कमियों को दूर करें और उसको और जो है पारदर्शिता के साथ उसको मजबूत बनाए, ताकि जो अपराधी हैं, जो एजुकेशन माफिया हैं, जो इस तरह के धंधों में लिप्त हैं, जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, उन पर जो है वो लगाम कसे, उनके अंदर एक भय पैदा हो। ठीक है संजय नरूका जी, बतौर विपक्षी पार्टी क्या मांग करते हैं? इस कानून में कठोर से कठोर सजा के प्रावधान हो, ये कानून कठोर हो। बीजेपी ने भी सोचा होगा कि ये बिंदु कम से कम होने चाहिए। विजेंद्र जी, कानून जो भी बनता है वो कठोरता के आधार पर ही बनता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, सबसे बड़ी बात यह है।
कि सरकार उसको इम्प्लीमेंट कैसे करे। 92 में जो कानून बना वो कानून भी नॉन अवेलेबल है, 5 साल तक की सजा है, जैसे अभी जैन साहब ने बताया। उसमें 420 अगर लगती है बाकायदा, 120 भी लगती है, उसमें 7 साल की सजा है। फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाया तो उसमें आजीवन कारावास भी 467 468 में है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? अगर वो जो एक कहावत है कि भैया दरोगा तो मुझे डर काहे का, अगर सरकार नकेल कसना चाहे तो उन कानून के आधार पे कर सकती है। आज आईपीसी के कानून, जो आईपीसी की धाराएं, उनके आधार पे कर सकती है। आज मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया शुरू में, जब रिट परीक्षा में जो धांधली हुई, उन्होंने कहा ऐसी कोई भी हमारे लीक पेपर नहीं हुआ। उसके बाद में जो मंत्री थे, अपने शिक्षा मंत्री थे, उनका भी स्टेटमेंट आया कि ऐसी किसी प्रकार से रिट की किसी प्रकार से कोई लीक पेपर नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा कुछ होता तो हम इस्तीफा देने तक की भी बातें मीडिया के जरिए हमने सुनी थी। लेकिन आज जब देखे जाए तो बाकायदा रिट की पेपर लीक भी हुआ, उसमें लिप्तता भी पाई गई, अधिकारियों को भी बर्खास्त किया गया, निलंबित किया गया, और उन्होंने खुद ने कहा कि इसके जो तार हैं वो बहुत आगे तक जुड़े हुए हैं। तो अगर तार आगे तक जुड़े होंगे तो कितना भी कठोर से कठोर कानून लेके आ जाओ, उन मुलजिमों के खिलाफ, उन क्राइम करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई क्यों नहीं होगी? कि जो गैंग वाली बात, जैसे अभी यादव साहब ने कहा, जो गैंग को किसने बना रखी? गैंग जो इंस्टीट्यूट के जो आज के जमाने में एक कोई भी बच्चा जो तैयारी करता है उसके 15-15 20-20 लाख रुपए ये इंस्टीट्यूट वाले ले रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशन बना रखी है, जैसे सीकर में एक इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है जिसके साथ किसी मंत्री महोदय का भी जो नाम जुड़ता हुआ आ रहा है, तो ऐसी इंस्टीट्यूटें हैं जो बाकायदा ये खेल खेलती रहेगी। तो जो कसावट है वो तो इन पे कसनी पड़ेगी। इसीलिए तो सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। सीबीआई की जांच क्यों मांग की जा रही है? कि आपने शुरू में कहा कुछ भी नहीं हुआ, आपको पता था। वैसे तो फर्स्ट इंडिया फैक्ट के साथ ही बात करता है। जरा मुझे बताइए, हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पेपर, मध्य प्रदेश में एसडीओ पेपर, आरएईओ पेपर, नर्स भर्ती परीक्षा पेपर, यूपी में दरोगा भर्ती, यूपी पीसीएल पेपर, यूपी ओपन सब ऑर्डिनेट परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी, यूपी पीटी, यूपी टीटी, ये परीक्षाएं सब पेपर लीक हुए और सब रद्द हुई हैं। कितने मामले की जांच सीबीआई कर रही है? हरियाणा में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। जरा बताइए कहां कर रही है? विजेंद्र जी, जो आपने ये बताई कि इतनी पेपर लीक हुए और उनकी जांच सीबीआई नहीं कर रही है, क्या किसी भी स्टेट में विपक्ष में सरकार थी, विपक्ष है कांग्रेस का, या किसी ने डिमांड की क्या? यहाँ पे राजस्थान के अंदर बच्चों के भविष्य की डिमांड की नहीं है नेताओं की। राजस्थान में मुख्यमंत्री के भविष्य की बात है सर, राजस्थान की स्थिति अलग है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के बयान थे कि रिट में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री जी की खुद की इंस्टीट्यूट चल रही है, शिक्षा मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है। प्रतिपक्ष तो बड़ाई करते हैं, यहाँ के अधिकारी बाकायदा कह रहे हैं कि इसकी लिप्तता ऊपर तक है। जब इतनी सब चीजें हो रही है, जांच होनी चाहिए। तब क्या सीबीआई जांच हुई थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नरूका जी कि आपकी सरकार के टाइम में भी पेपर लीक हुए, तो क्या आपकी सरकार ने उनकी सीबीआई जांच कराई? माथुर साहब, आज जो है अशोक गहलोत सरकार ने एसओजी की जांच करा के पर्दाफाश किया और जो आरोपी थे उनको सामने लेके आए। नेता प्रतिपक्ष ने बड़ाई की है इसकी। आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं हमारे करोड़ों दर्शकों को कि आपकी सरकार के समय जो पेपर लीक हुआ उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? सर, मुख्यमंत्री जी ने एसओजी से जांच करके पर्दाफाश किया, लेकिन पर्दाफाश करने के बाद में जिन अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने हटाया, वो अधिकारी साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसमें सरकार के मंत्री जुड़े हुए हैं। तो उन मंत्रियों की जांच कौन करेगी? क्या एसओजी करेगी? क्या मुख्यमंत्री जी करेंगे? जो एसओजी उनके अंडर में, क्या एसओजी उनके? अच्छा, मुझे बताइए नरूका जी, क्योंकि मैं सीधा कह रहा हूं, आप जारोली जी का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए नरूका जी आप जारोली का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने जब उनको बर्खास्त किया गया तो उन्होंने कहा कि बिना नेताओं की संलिप्तता की संभावना नहीं हो सकती। उन्होंने कोई नाम लिया सर? क्या बीजेपी के पास कोई साक्ष्य कि इस मंत्री की इन्वॉल्वमेंट है? सर सामने लाइए ना। विजेंद्र जी, वो सामने है, इसीलिए तो सीबीआई की जांच चाहिए। वो सब कुछ आएगा। अगर बीजेपी ही सर जांच कर लेगी तो सीबीआई की बीजेपी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पेपर लीक हुआ उसमें किसी की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो करेगी। तो नरूका जी फिर तो बच गए सर। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दबाव में है, इसलिए हम सीबीआई की जांच कर रहे हैं। सवाल ये है कि बीजेपी के टाइम में जो पेपर लीक हुआ उसमें क्या किसी की संलिप्तता नहीं थी? जो पकड़ा गया वो कौन था? जो पकड़ा गया, जवाब दें नरूका जी। जब आपके 2016 में पकड़ा गया वो कौन था? वो कोई सड़क चलता आदमी था क्या जिसने पेपर लीक किया? पूरे देश की मीडिया ने उसको छापा। कौन था वो? उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो सीबीआई कार्रवाई हुई उसके खिलाफ। सर, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई के टाइम में, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई सरकार के टाइम में परीक्षार्थी आज भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई से टाइम में परीक्षार्थी जो है की मांग कर रही नहीं है।
सर मैं मांग नहीं आप मारूंगा करते जी। रहिए, लेकिन हम तो कठोर कानून की बात करें कि उस कानून को कितना कठोर किया जाए, उनमें कौन कौन से बिंदु। विरोध नहीं कर रहा बतौर विपक्ष आप कुछ भी मांग कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है सर, लेकिन मैं आज कठोर कानून पर बात कर रहा हूं। हमारे साथ हरिप्रसाद शर्मा जी हैं, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हरिप्रसाद शर्मा जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि कठोर कानून नकल और पेपर लीक दोनों पर लगाम लगा सकता है? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं सर, क्योंकि अभी भी जो रीट में पकड़े गए हैं, जिनको बर्खास्त किया गया है, जिनको निलंबित किया गया है, यह एक मैनेजमेंट है, एक कारोबार है जिसमें अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं, जिसमें वो संलिप्त पाए जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि नकल को और पेपर लीक होने से रोका जाए। कानून क्या करेगा सर? ऐसा है कि कोई भी कानून होता है वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस समय की सामाजिक और व्यवस्थागत परिस्थितियाँ कैसी है। 92 में जब कानून आया था तब इतने नकल गिरोह और माफिया सक्रिय नहीं थे, इसलिए उस कानून में एक तो संगठित रूप से नकल कराने वाले और ये जो पेपर लीक करने वाले, इन क्षेत्रों को कवर करने में व्यापकता मौजूद नहीं है। वर्तमान की परिस्थिति ऐसी हो गई, इनको आपको दो भागों में समझना पड़ेगा कि कानून का पर्याप्त कठोर होना जरूरी है, कठोरतम होना कोई आवश्यक नहीं है। पर्याप्त कठोर ऐसा हो कि जिसने जिस अनुपात में अपराध किया हो उसको उस अनुपात में वो कानून सजा दे सके। और उसका सबसे बड़ी जो जैन साहब ने भी बताया कि क्रियान्वयन होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि कोई भी कानून यदि सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता, अगर उसका सफल क्रियान्वयन होके अपराधियों को पर्याप्त सजा नहीं मिल पाती है तो उसका उतना प्रभाव नहीं हो पाता। मैं इसके बैकग्राउंड में आपको एक और बता दूं कि 92 में जब हुआ था तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना नहीं थी, तो ऐसी कई संस्थाएं उसमें कवर नहीं है। इसलिए कानून को व्यापक बनाना या नया कानून लाना एक समय की आवश्यकता है। उसके अनुरूप पर्याप्त कठोरता तो लाना जरूरी है और उसका दो प्रभाव होते हैं। एक तो जिसने अपराध किया हो उसको सबक मिलता है, उसको सजा मिलती है। दूसरा, दूसरे जो अपराध करने की संभावना रखते हैं उनको भी एक तरह का उसका इफेक्ट होता है कि वो भी अपराध करने से डरते हैं। ठीक है सर, तो ये माना हुआ है कि भाई प्रोफेसर नरेश मलिक जी, बतौर शिक्षाविद आपको ऐसा महसूस होता है कि पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, बाद में जेब में पैसा होना चाहिए, परीक्षाएं पास होती हैं? अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो काफ़ी हद तक जो आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो ये चर्चा चल रही है, इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो भी नकल विरोधी कानून ये ला रहे हैं वो कठोरतम होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे थोड़ा सा तो डर रहना चाहिए। जो ये गलत काम कर रहे हैं उनके मन में एक भय होना चाहिए कि इसका क्या सज़ा है, इसका क्या सज़ा का प्रावधान है, वो तो अमेंडमेंट में आ जाएगा सारा, बट एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो सबसे बड़ी बात है कि एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पे कि जिनको आप सौंपते हैं उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, या जिन परीक्षा केंद्रों पे आप करा रहे हैं उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। मेरा जो खुद पर्सनल मैंने देखा है कि आपने प्राइवेट स्कूलों को दे दिया है, जबकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वहाँ पे कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जो बिल्कुल एजुकेटेड हो, जो आपकी क्वालिफाइड हो, ऐसा कहीं पे नहीं है। तो ऐसे सेंटर्स दे दिए जाते हैं जहाँ से ये आसानी से ये कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये सब सेंटर्स उनको दिए जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ का स्टाफ आपके अधीन काम करता है और उनमें एक डर होता है ये कार्य करने से पहले। करें कि सारी परीक्षाएं सरकारी इमारतों के अंदर होनी चाहिए जी, एक सरकारी कर्मचारी के सुपरविजन। बिल्कुल ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का पता नहीं, लेकिन अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्या है, इसके आधार पर आज परीक्षाओं में बहुत कुछ तय होता है। और सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब परीक्षाओं को लेकर जिन बड़े बड़े पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, क्या जरूरी नहीं कि एक उसी एकेडमी से जुड़ा हुआ एकेडमिक आदमी उस पर बैठा हो? एक राजनीतिक नियुक्ति क्या इस पर एक बड़ा असर डालती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। कानून जो ला रहे हैं असेंबली के अंदर इसको रोकने के लिए, वो कड़ा कानून लेके आएंगे। गुंजाइश नहीं रहे राजस्थान के अंदर। देखिए
पिछले 10-15 साल हम देख रहे हैं कि एक तो कई तो जुडिशरी में अटक जाते हैं कई बार मामले। जो कानून लाया जा रहा है जिसकी संभावना है कि इस विधानसभा सत्र के अंदर उसे पारित किया जाएगा, जो कठोर कानून होगा और नकल के साथ पेपर लीक करने वालों पर नियंत्रण कसेगा, उनके अंदर डर पैदा करेगा, उसमें कैसे कैसे नियम होने चाहिए, कौन कौन से प्रावधान होने चाहिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हरिप्रसाद शर्मा जी, सर दो मुख्य बिंदु आपसे जानना चाहेंगे। अगर ये कानून आता है इसी विधानसभा सत्र के अंदर जिसकी पूरी संभावना है, तो कौन से दो ऐसे प्रावधान हो जिससे नकल करने वाले, पेपर लीक करने वालों की रूह कांप जाए? पहला जरूरी है, जो संगठित अपराधियों का गिरोह इसमें काम करता है उनके खिलाफ प्रभावी प्रावधान हो, और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जो ऐसे जिन्होंने नकल करा के अपना पैसा कमाने का जरिया किया हुआ है उनकी संपत्ति जब्त हो और उस संपत्ति सीज होके उसके खिलाफ कोई प्रभावी प्रावधान हो। ये दो बातें महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जो संगठित रूप से गिरोह के रूप में, माफिया के रूप में जो अपराधी काम करते हैं। सर आगामी दिनों में आपको भी कई परीक्षाएं करानी हैं, आपको लग रहा है अगर ये कानून आ जाता है और ढंग से काम करता है तो आपके लिए भी थोड़ी राहत होगी परीक्षाओं को कराने में? निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि एक तो ऐसा अपराध करने वालों में डर पैदा होगा और दूसरा जो अपराध कर रहे हैं उनको पर्याप्त सजा मिलने में सहायता मिलेगी। उपेन, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से मांग की जा रही है कठोर कानून की, इसमें कठोर क्या हो, वो कौन कौन से प्रावधान हो जिनकी मांग की जा रही है और जिनका होना बेहद जरूरी है? देखो, हम लगातार मांग ये कर रहे थे कि संपत्ति जब्त करने वाली 1 साल से मांग कर रहे हैं कि अपराधियों की संपत्ति जब्त हो, और उसको बाद में हरियाणा ने लागू कर दिया। इसके अलावा उनकी उम्र कैद या 20 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए, और जो नकल में पकड़े जाते कह रहे हैं कि 1 साल के लिए उनको प्रतिबंध करिए, 1 साल नहीं आजीवन करिए, उनको आजीवन करिए। और इसके अलावा देखो, आज युवा अपराधी की दुनिया में इसलिए जा रहा है कि गिरोह को खत्म करना जरूरी है। गिरोह साचोर, जब लाइब्रेरियन की भर्ती का मामला हो, कोई भी भर्ती, तो वहां एसओजी पूछती है कहां, साचोर, जालोर, जोधपुर, ये 2-4 इलाके हैं जहां गिरोह पनपे हुए। गिरोह को खत्म करना होगा, जड़ से खत्म करना होगा, जिससे युवाओं में विश्वास हो। लेकिन जिस प्रकार लगातार जैसे कानून को लागू नहीं, कानून बना दिया जाता है, इसको लागू प्रभावी तौर से लागू नहीं करते, तो उसका फायदा इन अपराधियों को मिल जाता है, उनको जमानत मिल जाती है। आज भी किसी को भी सजा नहीं मिली आज तक, वो छूट जाते हैं। जिस प्रकार जो मैंने भर्तियों का नाम बताया, जैसे आरपीएससी में इंटरव्यू घूसकांड प्रकरण सामने आया था, एक सदस्य का नाम आया, एक एलडीसी का नाम आया, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की रीट के समय कि कोई भी कर्मचारी लिप्त पाया जाएगा उसको बर्खास्त किया जाएगा, और कोई संस्था लिप्त पाई जाएगी तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। तो ऐसा ही भर्ती में बीकानेर का एक सेंटर आया, रीट में आया, किसी की आज तक मान्यता रद्द नहीं हुई, कोई कर्मचारी बर्खास्त नहीं हुआ। तो उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि जब तक अपराधियों में डर नहीं होगा, जब तक ये पेपर लीक, नकल प्रकरण, फर्जीवाड़ा, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, ये सारी चीजें होते रहेंगे। इसलिए प्रभावी तौर से लागू करें और युवाओं को न्याय दे, क्योंकि अब सरकार के प्रति युवाओं का अविश्वास होता जा रहा है। इसलिए कठोर कानून लाके बेरोजगारों को न्याय देने की आवश्यकता है इस समय। ठीक है सुधांशु जी, सर 2 सवाल मेरे। पहला सवाल तो ये, क्या जरूरी इससे पहले ये भी हो जाता है कि जो बोर्ड हैं जिनके ऊपर इन परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी है, सबसे पहले तो उनके अध्यक्ष के पद पर कोई राजनीतिक नियुक्ति ना हो, कोई ऐसे लोग बैठे जो जिम्मेदारी के साथ उसको कंडक्ट करते हो और पूरी जिंदगी उन्होंने लगाई हो इस चीज को लेकर उस एकेडमी के अंदर। और दूसरा है कि क्या इन बोर्ड के नियमों में भी संशोधन होना चाहिए कि उनके पास, अध्यक्ष के पास इतनी पावर ना हो कि कौन से सेंटर को चुनकर वहां किन लोगों को बैठाना है। अगर एक पूरी हायरकी, एक चेन ही तैयार हो जाएगी तो कितना ही कठोर कानून ले आइए, क्या होता है? देखिए, जो आपका पहला सवाल है उससे मैं थोड़ा बहुत एतबार नहीं रखता हूँ। राजनीतिज्ञ भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्नेड होते हैं और लिटरेट होते हैं। अगर किसी लर्नेड और लिटरेट आदमी को आप किसी जिम्मेदार पद पर बिठाते हैं तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। कितने ऐसे राजनेता हैं जो आम आदमी से, आम शिक्षक से कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे और उनका विजन भी बहुत बढ़िया होता है। नंबर दूसरी चीज़ कि सख्ती ज़रूरी है, और जो आपने नियम कानून कायदे, जैसे मैं नरेश जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी, जैसे अभी ब्रेक में हम जिक्र कर रहे थे कि पहले संस्थाएं एग्ज़ाम कराती थी, लेकिन जब से ये हुआ कि कॉस्ट कटिंग कर दीजिए, है ना, उसका कम खर्चे के अंदर एग्ज़ाम कराइए, हमने क्या किया, आउटसोर्सिंग चालू कर दी। आउटसोर्सिंग ने शिक्षा जगत के अंदर नेक्सस पैदा किए हैं।
आप यूपी के जो है वो किसी एजेंसी को राजस्थान का एक महत्वपूर्ण एग्जाम दे रहे हैं, आप एमपी के एजेंसी को एक महत्वपूर्ण एग्जाम दे रहे हैं, आप टाइम टू टाइम, हम ये कह रहे हैं कि सब ट्रांसपेरेंसी, हम 2 साल ही एक उसको देंगे। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है एग्जाम कराने में, महत्वपूर्ण भर्तियों में जो प्राइवेटाइजेशन है, उसमें सही बात है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कौन एजेंसी है, क्या उसका बैकग्राउंड है, कौन उसको जो उसका संचालन कर रहे हो, उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, कैसे वो कॉपी चेक कराएंगे, क्या सीक्रेसी रखेंगे, ये सारी चीजें विजेंद्र सबसे महत्वपूर्ण है जो सरकार को ये ध्यान रखना होगा, सोचना होगा। सरकार कानून लेके आ रही है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है कि सरकार को ये प्राइवेटाइजेशन खत्म करना पड़ेगा जी। ये जो नेक्सस पैदा हो रहे हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी तभी टूटेगी कि सरकार अपनी एजेंसी पे, आरपीएससी है, अधीनस्थ सेवा बोर्ड है, और भी जो एजेंसी है, इन पे विश्वास करे। इन पे सरकार उनके कर्मचारी अधिकारी को पैसा दे रही है भाई, ठीक बात है। जब उनको अधिक पैसा दे रही है तो उनसे क्यों नहीं काम ले रही है? तो कहीं ना कहीं तो नियत में खोट नजर आती है ना, जिसने भी चालू किया। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। सरकारों को चाहिए कि वो अपनी युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करे, और वो कैसे सुरक्षित हो, इस पे जो करना हो सरकारों को करे, जितनी शक्ति लागू करनी हो करे। कानून अपनी जगह है, लेकिन किसी काम को करने की जिजीविषा ये सरकार में और सरकार के प्रतिनिधियों में होनी चाहिए। विजेंद्र आरसी चौधरी जी, क्या ये संभावना है कि आगे से जो भी परीक्षाएं होंगी वो सरकारी बोर्ड के अधीन ही होंगी? कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं, कोई निजी संस्था को नहीं दिया जाएगा, ना पेपर छपने के लिए, ना पेपर बांटने के लिए, और ना ही पेपर करवाने के लिए। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पैनल रखा, सभी यहाँ पे अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपर्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट्स पे। यहाँ पे जो बात है ये युवाओं के भविष्य की बात है, और ये युवाओं के भविष्य की बात शुरुआत की राजस्थान की सरकार ने, और फर्स्ट इंडिया चैनल इस मुद्दे पे चर्चा कर रहा है कि किस प्रकार से बेहतर हो सके। मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाह रहा था, ना ही सब चीजें कहना चाह रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो अच्छी मानसिकता के तौर पे जिस बात को लेके गए, और उन्होंने 92 के एक्ट की बात की। हमारे बीच में एक बड़े वरिष्ठ विधिवेता बैठे, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारे जो शिक्षाविद मलिक साहब बैठे, हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जब पेपर देते थे या और सब चीजें होती थी, अगर कोई बच्चा अपने आप को चिट लेके जाता था, उस पर कोई मुकदमा होता था, 3 साल के लिए डिबार कर देना या और सब चीजें जो सजाएं होती थी। लेकिन यहाँ पे जो चीटिंग का जो एक प्रोसेस चला है वो दूसरा चला है। दूसरा जो निजी शिक्षण संस्थानों को, जब अगर हमारे बच्चों को वहां पे शिक्षा दी जाती है, वहां पे तैयार किए जाते हैं, क्यों नहीं उन पे इस प्रकार के हथियार डाला जाए, इस प्रकार की उनकी जो प्रॉपर्टी है और तमाम सब चीजें, वो चीजें की जाए। एक बात पूरे देश और आपको राजस्थान में फर्क मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात तो इस बार का जिक्र करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि वहां पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। मैं कहता हूं कानून का राज होता है, राज का कानून नहीं होता। आप अनैतिक तरीके से किसी भी की संपत्ति को डेमोलिश नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि इस कानून के अंदर ये नहीं होगा कि संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं विजेंद्र जी, कानून के द्वारा होना चाहिए, कानून के द्वारा होना चाहिए, कानून के द्वारा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कानून जो के द्वारा होना अनैतिक हो रहा है। चाहिए। अगर आप बोल लीजिएगा, अगर आप बोल लीजिए नरूका साहब युवाओं के भविष्य के पीछे खड़े होकर, आप ये कहना चाहते हो जो राजस्थान में हो रहा है वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनके अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, तो आपके अधिकारी आरोप लगा रहे हैं मंत्री को, वो तो नैतिक है। आपके और बाकी जो अनैतिक हो रहा है, पार्टी के समय के अंदर चौधरी साहब आप देखो ना, आपके मुख्यमंत्री और आपके मंत्री क्या कह रहे हैं? रुकिए आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, आपने कहा कि आप राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, तो नहीं करते हैं सर। सीधा बताइए, क्या संपत्ति जब्त होना, अगर कोई संलिप्त पाया जाता है तो आजीवन के लिए उसको डीबार कर देना, क्या कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना, और एक ऐसे कोर्ट का इसमें गठन होना जो फास्ट ट्रैक हो, जो तेजी से कार्रवाई करे और तेजी से उनको सलाखों के पीछे डाले, और इसके अलावा गैर जमानती, जब तक कि अपराधी के साथ सबूत मिलते हैं और उसको पकड़ा जाता है, उससे लेकर जब तक कि सबूत साबित ना हो जाए, इसको गैर जमानती रखा जाए, यह किया जा सकता है। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। यहाँ पे जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है, अगर सरकारी व्यक्ति है तो वो टर्मिनेट होना ही चाहिए, तत्काल टर्मिनेट होना चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए, तमाम उसके ऊपर पेनल्टी जारी होनी चाहिए। अगर निजी शिक्षण संस्थान संलिप्त होता है तो उसकी संपत्ति को जब्त करके और राज्य की संपत्ति को घोषित करना चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्रावधान हो सके, जिससे निश्चित रूप से ये चीजें, इसको नॉन अवेलेबल बनाने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कही। सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता की अगर कोई बात कही तो उनको बर्खास्त करने का माननीय मुख्यमंत्री ने किया। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई निजी शिक्षण संस्थान है तो उनकी मान्यता रद्द करेंगे। ये उनकी मंशा है कि राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। जी, हम तमाम जो चीजें देख रहे हैं, निजी शिक्षण संस्थानों की हम बातें कर रहे हैं, आप सबने देखा कि यहाँ पे अगर किसी की संलिप्तता मिली तो किसी स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर लीक हो जाता है। अब तक एक जनरलाइज कानून हो
कि एक मामूली नकल करने वाला और गिरोह सबको बराबर सजा थी। तो कैटेगराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक मामूली एक आदमी नकल और चिट कर रहा है वो अलग होना चाहिए। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र है उनकी डेफिनेशन स्पष्ट होनी चाहिए कि परीक्षा केंद्र क्या क्या कहलाएंगे और कौन कौन रखा जाए। तीसरा लीकेज को अपने आप में एक अपराध बनाना चाहिए। कोई आदमी अगर अनऑथराइज पोजीशन रखता है तो उसके लिए अलग से सजा का प्रावधान होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो परीक्षा के कार्य में लिप्त है और परीक्षा की डेफिनेशन बड़ी करनी चाहिए। कंडक्ट ऑफ एजुकेशन सिर्फ जो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम नहीं होने की बजाय पहले दिन पेपर सेलेक्टर करने का या पेपर के सेलेक्टर को सेलेक्ट करने से लेकर आखिरी तक की प्रक्रिया कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में शामिल की जानी चाहिए और उसमें जो भी इंटरफियर करे उसको गंभीर अपराध बनाना चाहिए। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं जो इंस्टिगेट करते हैं और कोशिश करते हैं खरीदने की, उसको एक अलग से गंभीर अपराध बनाना चाहिए। कोई जो एग्जामिनेशन सेंटर से जुड़े हुए लोग हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर कोशिश करें किसी को नकल करवाने की, किसी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने की, किसी कॉपी में हेराफेरी करने की, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए उसको अलगना चाहिए। और हर मामले में अलग अलग अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग अलग कैटेगराइजेशन कर कर उनको दंड किया जाना चाहिए, जिससे कौन सा अपराध गंभीर है और कौन सा कम गंभीर है ये स्पष्ट हो सके। इसके अलावा जो इससे इनकम हुई है, जो लोग पेपर बेच के पैसे कमाते हैं, उसको जब्त करने का और उस प्रॉपर्टी, क्योंकि आप सारी एक अपराध के लिए सारी प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर सकते, जो अवैध धन अर्जित किया है उस अवैध धन को जब्त करने की और उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया की जानी चाहिए और इसको मैंडेटरी बनना चाहिए। थर्ड चीज़ ये है कि जो डिबार करने का प्रोविजन है उसको और ज़्यादा गंभीर बनाना चाहिए। और डिबार करने का मतलब सिर्फ एग्जाम जो बच्चा है उसको डिबार नहीं करें, उसके अलावा जो सेंटर से लिप्त लोग हैं उनको सजा तो हो ही है, उनको प्रमोशन से, सर्विस से, और यदि वो प्राइवेट पर्सन से तो अन्य कारणों से उनको परमानेंट डिबार किया जाना ही। इस तरह के यदि कुछ प्रावधान, और इस सबसे बड़ी बात है इसका वृहद डिस्क्रेशन होना चाहिए। अध्यादेश की तरह चुपचाप रात को लाकर नहीं डाल देना चाहिए ताकि लोगों को पता लगेगा और विचारों का इनपुट हो। ठीक है नरेश जी, क्योंकि बच्चों को लेकर एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि बहुत बार ऐसा होता है, कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं होता, बच्चे के फादर इन्वॉल्व होते हैं और कोई इन्वॉल्व होता है जो कहते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं तू टेंशन मत ले। क्या इस स्थिति के अंदर बच्चे को पूरे तरीके से आजीवन परीक्षा से वंचित कर देना, उसके अधिकारों का हनन आपको नजर आता है? क्योंकि बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और फादर उसको नकल कराने के लिए मजबूर करा और बच्चा पकड़ा गया, इस स्थिति के लिए क्या होना चाहिए? अपराध करने वाला और करवाने वाला दोनों को एक समान कैटेगरी में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो करवा रहा है वो भी उतना ही दोषी है और जो कर रहा है वो भी उतना ही दोषी है जी। तो दोनों पे इक्वली आपको ट्रीट करना पड़ेगा और उन पे जो भी कानून का जो दायरा होगा जी। और मेरे हिसाब से इसको नॉन बेलेबल जैसा आपने कहा उस हद तक करना चाहिए कि जब तक उसका लास्ट आपका एविडेंस लेके और उसका डिसीजन नहीं हो जाता है केस का, तो तब तक उनको नॉन बेलेबल उस पर रखना चाहिए जी। और जितनी भी संस्थाएं हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, जिन पे जहां से भी ये होता है उनको हमेशा के लिए बैन करना चाहिए। ठीक, आप इसको एग्री कर रहे हैं कि जो भी बच्चा इसमें शामिल हो उसको आजीवन प्रतिबंधित कर देना चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आप इसके एग्री हैं? बिल्कुल। और मैं चाहिए एक और सजेशन देना चाहूंगा कि ये जो कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं इनका पूर्ण रूप से अभी रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, तो कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए ताकि सरकार के संज्ञान में रहना चाहिए कि कौन सी कोचिंग क्लासेस हैं, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें कौन स्टाफ है, वो उनकी क्या एक्टिविटीज है, उन पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सर वक्त की हमारे पास कमी है। सुधांशु माथुर जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा और सवाल यह है कि क्या इस बार ये संभावना पूरी लग रही है कि, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून लेकर आएंगे, आपको लग रहा है बिना चर्चा के होगा, बीजेपी इसमें सपोर्ट करेगी या फिर हंगामे के बीच में बहुमत के साथ इसको पास किया जाएगा? कि देखिए एक कानून आ रहा है और वो युवा पीढ़ी के भविष्य को लेके आ रहा है, तो मुझे लगता है बीजेपी हो, कांग्रेस हो और जो दूसरे राजनीतिक दल है वो सभी ये चाहते हैं कि कठोर कानून बने। क्यों? क्योंकि कभी बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इस तरह के करते होंगे तो बदनाम सरकार होती है जी। तो कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकाल में इस तरह का एक काला धब्बा लगे, एक क्वेश्चन मार्क लगे कि इस सरकार के कार्यकाल के अंदर परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जो है लीकेज है। मेरा ये मानना है
जैसे जैन साहब ने कहा कि वृहद चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष को भले ही 1 दिन या 2 दिन दें, सभी जो सदस्य हैं उनसे उस पर विचार जाने। हो सकता है कि जब 200 विधायक सदन के अंदर अपने विचार रखें तो कम से कम 20 पॉइंट और ऐसे निकल के आए कि जिससे कानून को और मजबूती मिले। और हर व्यक्ति चाहता है, ये ना बीजेपी पे है, ना कांग्रेस पे है, ना सपा, ना बसपा, सब चाहते हैं कि जो देश का भविष्य है, जो प्रदेश का युवा है, उसका भविष्य सुरक्षित हो। हाँ, लेकिन यह कि कानून आए तो उसका ट्रांसपेरेंसी के साथ पालन भी होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नंबर 1, बहुत 1 मिनट का समय लेता हूँ जिधर कि इस सोसाइटी में परसेप्शन खत्म होना चाहिए। एक परसेप्शन बन जाता है, आरएस का एग्जाम होगा तो ये होता है कि पैसे दो, आरएस में आप सेलेक्ट हो जाओगे। लाइब्रेरियन का पैसे तो सेलेक्ट हो जाओगे। जब तक ये परसेप्शन इस सोसाइटी में खत्म नहीं होगा, युवाओं के मन से ये भावना नहीं जाएगी कि नई प्रतियोगिता परीक्षा सिर्फ पढ़ाई करके पास की जाती है, तब तक कितने ही कानून बना लीजिए, कितने ही आप नियम कानून कायदे बना लीजिए, बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली नहीं। हरिप्रसाद जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा सर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उस मशीनरी पर भी खड़ा होता है जो कंडक्ट कराता है एग्जाम, यानी कि प्रशासनिक जो मशीनरी है उसमें जो लीकेज है सर, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी जो संस्था भर्ती एजेंसी होती है उनकी ये सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए कि किसी भी सूरत में ऐसे जो अवैध रूप से नकल करते हैं या कोई ऐसे जो उपाय काम में लेते हैं उनको बिल्कुल उनके खिलाफ प्रभावी नियंत्रण रखे। लेकिन जो इसकी मूलभूत समस्या ये है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि सरकारी नौकरियां सीमित है। जैसे राजस्थान में 2 साल में 1 लाख हो सकती है और नौकरी चाहने वालों की संख्या 60 लाख है। तो ये जो बैकग्राउंड है इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है, क्योंकि उनके घर वाले और कैंडिडेट ये चाहते हैं कि हमें हर सूरत में सरकारी नौकरी मिले। उसका कारण है सामाजिक प्रतिष्ठा होना और अच्छी सेवा शर्तें होना। जब तक यदि हम उनके पास विकल्प पैदा करने की स्थिति में नहीं है, तब तक ये समस्या बढ़ती ही जाएगी। सिर्फ कानून बनाने से या उसका पालन करने से नहीं, इसको लार्जर स्केल में हमें सामाजिक दृष्टि से और प्रदेश व्यापी दृष्टि से गलत तो गलत रहेगा और सही सही रहेगा। अगर एक ही सीट के लिए लाखों बच्चे भी पेपर दे रहे हैं तो हमें उस एक सीट के लिए कम से कम पारदर्शी तरीके से एक परीक्षा कंडक्ट करानी चाहिए। यह जिम्मेदारी तो हमारी है सर, बाकी तो फिर कानून कर लेगा। उपेन, एक लाइन में इस कानून की कितनी संभावनाएं कि जो बेरोजगार चाहते हैं, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उनको संतुष्ट किया जा सकता है? देखो, सरकार ऐसा कठोर कानून लेके आए जो बेरोजगार को विश्वास जीत सके। इसके अलावा फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट वो भी शामिल किया जाए इस कानून में, वो बनाएगा उसको भी ये सजा मिलेगी। इसके अलावा तमाम बीजेपी या कांग्रेस सरकार की तमाम भर्तियों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिससे युवाओं में विश्वास होगा। वीडियोग्राफी कराइए, बायोमेट्रिक करवाइए, तो युवाओं का विश्वास जीतना जरूरी है और जो गिरोह को खत्म करना जरूरी है और जो राजनेता संरक्षण दे रहे हैं उनको बेनकाब होना जरूरी है। आरसी चौधरी जी, उम्मीद करें कसौटी पर खरा उतरेगा ये कानून? ना सिर्फ उम्मीद की जाए, ये तो पहल देख ही रहे हो। पूरे देश के अंदर अगर कोई पहल करने का काम किया तो राजस्थान की सरकार ने और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। इस बात को लेकर आने का कोई काम किया तो इन्होंने किया है। इससे पहले भी तमाम सब चीजें हुई, रीट के पेपर लीक हुए और जिन्होंने लीक किया था, जो उदाराम विश्नोई जो मास्टर है, ना सिर्फ उसको सजा देना तो दूर, उसका प्रमोशन किया गया है और वहां पे वो प्रमोशन हो गया और आज छूट के दोबारा पे वो सब चीजें हो रही हैं। ये अगर पहल किसी ने सोचने का काम किया तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को, जिन्होंने इस पहल। नरुका जी, उम्मीद करें विपक्ष से कि इस पर हंगामा नहीं होगा, एक सार्थक बहस विपक्ष करेगा, अपने सुझाव देगा, क्योंकि प्रदेश के बेरोजगार बच्चों के भविष्य का सवाल है सर। उस पर हंगामा नहीं करेगा, वॉकआउट नहीं करेगा, एक सार्थक बहस करेगा। विजेंद्र जी, आपने जैसे पहले भी कहा कि ऐसा जब ये पता चल गया कि रिट के पेपर लीक हुए हैं और उस पर कार्रवाई हो भी रही थी, की बात कर रहा हूं, कठोर कानून बनना चाहिए, सार्थक बहस की उम्मीद कर सकते हैं। कठोर कानून बनना चाहिए और जहां तक अभी जैन साहब ने भी कहा इसकी बहुत विस्तृत रूप से बहस होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सदन में रख देना चाहिए पटल पे। इन्होंने सीआरपीसी 293 में अमेंडमेंट का तो इन्होंने सदन पे रख दिया अभी,
लेकिन इस कानून में ऐसा कोई कानून लेके आ रहे हैं, आज तक इन्होंने सदन पर नहीं रखा, एकदम से लाए और उसको हंगामे के बीच में पारित कर दे, ऐसा नहीं हो, सदन के पटल पे रखे और उस पर बाकायदा बहस चले, और बहस होने के बाद में जैसे सुधांशु जी ने भी कहा उस पर अगर 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट अगर विपक्ष की तरफ से भी आते हैं तो उनको जोड़ने के बाद में कठोर से कठोर कानून बने और ऐसे जो बेरोजगार युवकों का जो भविष्य अंधकार में हो रहा है उसको बचाया जाए और भविष्य में ऐसी चीजें हमारे साथ जुड़ने के लिए आरसी चौधरी जी, ए के जैन साहब, हरिप्रसाद शर्मा जी, उपेन यादव, नरेश मलिक और सुधांशु जी, आपका भी शुक्रिया। पूरा प्रदेश और लाखों बेरोजगार विधानसभा की तरफ देख रहे हैं और तमाम पार्टियों से जिनके प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर मौजूद हैं उनसे उम्मीद करें कि बेरोजगारों के भविष्य को बचाने के लिए कठोर कानून के लिए हर कोई अपनी एक सार्थक जिम्मेदारी निभाएगा। नमस्कार।